हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजी यौगिकों के मध्य अंतर को जानेंगे। आयनिक कंपाउंड्स वर्सेस कोवेलेंट कंपाउंड्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले आयनिक यौगिकों के बारे में और सहसंयोजी यौगिक, इन दोनों के ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये जो आयनिक यौगिक है ये आयनों से बनते हैं, और ये आयन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से एक आयन बनता है जिसे हम धनायन कहते हैं, जिसके ऊपर हम प्लस का चिन्ह बनाते हैं, और दूसरे को ऋणायन कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसके ऊपर माइनस का चिन्ह बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सहसंयोजी यौगिक जो है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। तो दूसरा अंतर है यहाँ पर आयन है, तो इन आयनों के बीच जो आकर्षण बल होता है ना, वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है और इससे ये आपस में बंधे होते हैं। जबकि सहसंयोजी यौगिक के जो परमाणु हैं इनके बीच सहसंयोजी आबंध होते हैं, जो किस तरह से बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध है। अगला अंतर है, क्योंकि यहाँ पर आयनिक यौगिकों में धनायन एवं ऋण आयन है, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, किंतु ये सुचालक भी विलयन यानी कि जल में इनका विलयन बनाया जाए या फिर इनको गला दिया जाए, गलित अवस्था में ही ये विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी तरफ जो सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि इनमें कोई आवेशित कण यानी कि आयन नहीं बनते, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला अंतर है, इनके बीच का ये जो आकर्षण बल है ना, वो बहुत मजबूत होता है, और इस मजबूत आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। और इनके बीच का जो बल है, अंतरा अणुक बल जो है वो कम होता है, कमज़ोर होता है। इसी वजह से इनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। और अंतिम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इनके उदाहरण, क्योंकि उदाहरण हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर MCQ में आ जाए कि कौन से आयनिक यौगिक हैं और कौन से सहसंयोजी यौगिक है, तो हम तब आसानी से चुन पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि उदाहरण है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। और अगर इनके आयनों के नाम बताना हो ना, तो जैसे सोडियम क्लोराइड में धनायन है Na+ और ऋणायन है Cl-। उसी तरह से अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, तो जो धनायन है कैल्शियम 2+ है, और ऋणायन जो है वो O2- ऑक्साइड ऋणायन है। और सहसंयोजी यौगिकों के अगर हम उदाहरण की बात करें, तो ये जो सहसंयोजी यौगिक है इनके उदाहरण है जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इथेन है, अमोनिया है NH3 है, C6H6 बेंजीन है, ये C4H10 ब्यूटेन है, ये इथेनॉल है C2H5OH, CH3Cl ये क्लोरोमीथेन है, और एक जो उदाहरण है यहाँ पर अंतिम में CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। और यही सारे अंतर जो है यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं कि these ionic compounds are formed by exchange of electrons, loss and gain of electrons, whereas covalent compounds are formed by sharing of electrons. In ionic compounds, cations and anions are held together by electrostatic forces, whereas the atoms of covalent compounds are held together by covalent bond, and this covalent bond is formed by sharing of electrons, whereas exchange, it means the loss or gain of electrons which results in formation of cations, and anions, they are bonded or they are held together by this attractive electrostatic force. Next difference, in molten state or solution, the ionic compounds, they are conductors of electricity, they conduct electricity, whereas the covalent compounds are poor conductors of electricity, also called insulators of electricity. Next, these ionic compounds have high melting and high boiling points. And why they have high boiling and melting point? Because of strong attractive electrostatic forces between the ions. Whereas the covalent compounds have low melting and low boiling point. Why? Because they have weak intermolecular forces between the molecules. And at the last, the examples: sodium chloride, magnesium chloride, aluminium chloride, etc. And the examples here are like water, carbon dioxide, chloromethane, CH3COH, this is acetic acid, C6H6 benzene. तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अंतर है ये समझ में आया होगा कि दोनों जो यौगिक हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। अंत में बस एक और छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो है कि
इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान और साझेदारी में क्या अंतर है उसको हम लोग समझते हैं। तो आदान प्रदान का अर्थ जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के उदाहरण से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड किससे बना है? ये सोडियम कैटायन से बना है, मतलब सोडियम धनायन है और क्लोराइड ऋणायन है और नेगेटिवली चार्ज आयन है। और ये कैसे बनता है? यहाँ पर जो सोडियम है ना वो क्या करता है, अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये जो एक है उसका लॉस करता है और सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ क्लोरीन क्या करता है, ये जो लॉस हुआ ना इलेक्ट्रॉन का या सोडियम ने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन क्या करता है अपना ऑक्टेट अष्टक पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बनाता है, Cl माइनस एनायन बनाता है, ऋणायन बनाता है। तो इस तरह से जब किसी ने इलेक्ट्रॉन को दिया और किसी ने लिया तो इसे हम लोग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण किसका लेते हैं, जल का ही लेते हैं, वाटर। और वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, H2O। इसका मतलब ये है कि दो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, और ये किस तरह से होता है, ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों तरफ हाइड्रोजन के परमाणु यानी कि एटम रहते हैं और इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनकी साझेदारी होती है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से दिखा लेते हैं और जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनको हम लोग सर्कल्स बनाकर दिखा लेते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ करने वाले हैं, हम लोग ड्रॉ करेंगे जो आउटर मोस्ट शेल है ना, मतलब संयोजकता कोश, यानी कि जैसे कि जो सबसे बाहरी कोश है ऑक्सीजन का 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कन्फिग्रेशन, तो ये बाहरी हम लोग बनाएंगे। हाइड्रोजन का बस एक ही है तो एक ही बनाते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना वो करके और जो लास्ट नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। तो ये ऑक्सीजन का 6 है तो हमने यहाँ पर 6 सर्कल बनाया है। अब आगे का काम हम लोग करते हैं। अब हाइड्रोजन को अपना जो भी ऑक्टेट है, ऑक्टेट यहाँ पर नहीं लगेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है ना, तो ये क्या करता है ना, और वो K है तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लेकर वो अपना डुएट पूरा कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से ये दूसरा हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, K में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन ऑक्सीजन के पास कौन से शेल्स हैं, K और L दोनों ही है, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 6 इसके पास है और 2 चाहिए 8। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ ना ये आबंध बनाता है और इस तरह से हो गई साझेदारी, ना तेरा ना मेरा, हम सबका इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसको हम लिखते कैसे है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमने लिखा। साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉनों की हुई है, इनके बीच यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिंगल लाइन, एक ही लाइन बनाते हैं और इस लाइन को हम इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं और हिंदी में कहते हैं आबंध। तो इनको हम लाइनों के द्वारा दिखाते हैं कि इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। और ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कौन सा आबंध है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, साझेदारी हुई है। और हिंदी में इसी कोवैलेंट को हम लोग क्या कहने वाले हैं, सहसंयोजी। तो इन दोनों उदाहरणों से, एक NaCl सोडियम क्लोराइड और दूसरा जल, इससे समझ में आया होगा कि सहसंयोजी यौगिक और उसी तरह से आयनिक यौगिक, इनके बीच में क्या अंतर है।